अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जुमेरात की सुबह आप सबको सुबह खैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है, बताएंगे इस वीलॉग में। सबसे पहले बात करेंगे सीरिया में अमरीकी अड्डों का मुस्तकबिल क्या होगा। गजा में इसराइली टैंक और ड्रोन तबाह, मज़ाहमत और सीरिया। अमरीकी CIA का एतराफ़ जुर्म अक़वाम मुत्तहिदा पर, यानी फिर क्या मुतहरिक होगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम गजा की बात करते हैं, जिस हवाले से मुकम्मल खामोशी हो चुकी है, लेकिन वहां अभी भी जंग जारी है और गजा में मज़ाहमत की कार्रवाइयां जारी हैं। जनूबी गजा की पट्टी में रिफा शहर के मशरक में अल जैनिया मोहल्ले में यूनिवर्सिटी चौराहे के करीब एक इसराइली बख्तरबंद जहाज और मरकावा टैंक को 2 यासीन 105 गोलों से निशाना बनाया गया। गजा की पट्टी यानी जनूबी इलाके रिफा में घात लगाकर इसराइली फौज के इज्तिमा को निशाना बनाया गया है। शहीद अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में गजा के नटजारम राहदारी में इसराइली फौजियों और उनकी फौजी गाड़ियों को भारी मार्टर गोलों से निशाना बनाया है। शुमाल की गजा की पट्टी में जबालिया पनाह गजीन कैंप के कल्ब में दाखिल होने के दौरान इसराइली फौजियों और उनकी फौजी गाड़ियों के साथ शदीद झड़पों में मसरूफ है। इसराइली फौजी काफिले को निशाना बनाया गया और उनकी फौजों और जीपों और गाड़ियों को धमाकेखेज मवाद से उड़ाया गया, जिसमें कई इसराइली फोर्सेस के खाकस्तर यानी जलकर खाकस्तर होने के हवाले से भी खबर आ रही है। क्योंकि जो तबाही के मनाजर हमें नजर आते हैं, जो गाड़ियां हमने देखी उसमें तबाही आग ही आग है, तो फिर ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी का बचना। इसराइली फौजी ड्रोन उस वक्त कब्जे में लिए जब वो गजा की पट्टी जनूबी इलाके खान यूनिस के आसमानों पर जो है मिशन में मसरूफ था। अब आपको मैंने एक चीज़ रखी है, आप लगता है मायूस है, लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप हमेशा ज़िंदगी से पुरुम्मीद रहें। मायूसी गुनाह है और दिल बर्दाश्ता होना और दिल टूट जाना, तो ये चीज़ों से आप सीखे तो गजा के लोगों से सीखे कि 78 सालों से मुसलसल उन पे कई हालात आए, हालात बदले। मैंने कल भी आपको कहा था और आज भी ये बात करता हूँ कि निज़ाम का कोई भरोसा नहीं है। निज़ाम एक इंसान चलाता है, दूसरा रब चलाता है। एक इंसान की पॉलिसीज होती है, चालें होती हैं, दूसरी रब की होती हैं। तो जो चाल इंसान चलाता है, तो ऊपर जो बैठा है उसकी चाल सबसे भारी होती है। सो आपसे मैं इसलिए पुरुम्मीद हूँ कि मैंने गजा को बड़ा स्टडी किया है, फ़लस्तीन को स्टडी किया है। तो ये आप मायूस हैं, मायूसी जो है आप हटाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि अभी भी गजा की पट्टी में उन्होंने हार नहीं मानी है, बल्कि वो शदीद झड़पों में मसरूफ है। और कल उन्होंने तकरीबन 6 से 3 यानी 9 के करीब फौजियों को हलाक किया है। इस तरह की कार्रवाई तो हिजबुल्लाह ने भी एक दिन में इतने ज़्यादा फौजियों को कई दफ़ा तो मारा है, लेकिन गजा में एक दिन में इतने ज़्यादा फौजियों की हलाकत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उस वक्त में जहां सपोर्ट भी नहीं है। साथ साथ साबिक CIA एहलकार पाल पेलर ने नेशनल इंटरेस्ट में एक मजमून में कहा कि बशर अल असद की हुकूमत का खात्मा मज़ाहमती महवर के लिए बड़ा धचका नहीं समझा जाता है। पेलर ने निशानदही की कि असद ख़ानदान 1970 से शाम पर हुकूमत कर रहा है और इस तवील अरसे से कायम ताकत के ढांचे में खलल डालने से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होने की तवक्का है। उन्होंने हयात तहरीर अल शाम के बारे में खदशात का इजहार किया, जिसे उन्होंने शदीद जिहादी ग्रुप करार दिया, जो पहले अल कायदा से मुंसलिक था और अब अमेरिका की जन्म से दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दर्ज है। अगरचे HTC ने खुद को ज़्यादा मुतदिल जाहिर करने की कोशिश की, पिलर का मानना है कि यह एक स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली है, ना कि हकीकत नज़रियाती तब्दीली। उन्होंने इसका मुआवजा तालिबान की उन कोशिशों से किया जिन्होंने बैनुल-अक़वामी शनाख्त के लिए अपने मौक़िफ़ को नरम करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में अपने असल नज़रिए की तरफ लौट आए। शाम में ईसाइयों को यकीन दिलाने की कोशिश के बावजूद नया निज़ाम मजहबी रवादारी का गहवारा बनने का इम्कान नज़र नहीं आता है। असद एक ऐसे निज़ाम के सरबराह थे जो अपने अलवी अक़लियत को तरजीह देता था, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक सेकुलर था और किसी मजहब मिशन से मुतासिर नहीं था। ये बात उन सल्फियों के बारे में नहीं कही जा सकती जो HTS को कंट्रोल करते हैं। पिलर ने कहा कि पिलर इस ख्याल को भी मुस्तरद करते हैं कि HTS के ज़ेर कंट्रोल हुकूमत असद की सेकुलर हुकूमत से ज़्यादा जमहूरी रवादात होगी। उन्होंने मजहबी और नस्ली तकसीम की वजह से जारी दाखिली अदम इस्तेहकाम को उजागर किया। उन्होंने तजवीज़ दी कि शाम की खाना जंगी जारी रहेगी, जैसे कि दाइश ने जंग के इब्तिदाई मराहल में सूरत हाल का फ़ायदा उठाया था। इसमें कोई शक नहीं कि शाम की जो सूरत हाल है उसमें जगह जगह मसाइल हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ और अभी मसाइल है। उसकी वजह ये कि कई ग्रुप्स हैं
اور کئی گروپس جو ہیں ان کو مختلف ممالک کی سپورٹ ہے، اس میں عرب ہے، اس میں ترکی ہے، اس میں اسرائیل ہے، اس میں امریکہ ہے، دیگر مغربی طاقتیں ہیں جو مختلف نظریے کے گروپس کو سپورٹ کر رہی ہیں تاکہ شام سے بشار الاسد کا خاتمہ ہو۔ حالانکہ بشار الاسد جو ہے وہ بھی کوئی اس طرح کوئی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ یعنی وہ ایک ایسا لیڈر ہو جو بڑا یعنی اس نے بھی ظلم کیے، زیادتیاں کی بہت سارے لوگوں پر، انہوں نے بھی قطغن پابندیاں اور صرف اور آپ نے اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی عرب میں حکومتیں یا پاکستان میں آپ نے جتنی مسلمان حکومتیں دیکھی ہوں گی اس میں تو یا بادشاہت ہے، اگر بادشاہت نہیں ہے تو پھر ڈکٹیٹرشپ ہے۔ جس طرح پاکستان میں آپ دیکھ لیں تو کرسی کے ساتھ چمٹنے کے لیے ایسے ایسے قوانین بنا دیے جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال وہاں پہ بھی تھی، اسد نے بھی اپنے مخالفین کو اسی طرح دبایا، اسی طرح دبوچا، لیکن مزاحمت کو اس کو یہ فائدہ تھا کہ چلو ان کو ایک سپورٹ تھی ایران کی، اور وہ بھی جو ہے اس ساری چیز میں اگر آپ دیکھیں تو والد صاحب ان کے جو رول تھا وہ ایک ڈیفرنٹ رول تھا، انہوں نے نظریاتی طور پر ایک نظریاتی آدمی تھے۔ اسد سیکولر بندہ، پھر مغرب کا پڑھا لکھا، سوچ بڑی چینج تھی، لیکن بہرحال اس پہ پھر کبھی تبصرہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں غزہ فوری جنگ بندی کے مطالبے پر مشتمل جو ہے وہ ایک مسودہ قرار دیا ہے، یعنی ووٹ تیار دینے کے لیے تیار کیا۔ یہ قرارداد فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہے اور تمام یرغمالیوں کی فوری جو ہے اور غیر مشروط رہائی کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ اگرچہ یہ قرارداد قانونی طور پر پابند نہیں ہے، لیکن اس میں مزید مطالبہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ غزہ کی آبادی خاص طور پر شدید محاصرے میں اور شمالی علاقے میں وسیع پیمانے پر انسانی امداد تک فوری رسائی فراہم کی جائے۔ اس تناظر میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے اس سے قبل غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ جو ہے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک قرارداد جو ہے اس کو ویٹو کر دیا۔ اس قرارداد کو جاری اسرائیل کے دوران پیش کیا گیا۔ امریکہ نے دیگر کونسل اراکین پر الزام لگایا کہ انہوں نے مفاہمت کی کوششوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک مایوس کن رویہ اپنایا۔ 15 رکنی سلامتی کونسل نے یہ قرارداد غیر مستقل اراکین کے 10 ممالک کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جس میں فوری غیر مشروط اور مستقبل جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ شامل تھا۔ امریکہ واحد رکن تھا جس نے اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے بطور مستقل رکن اپنے ویٹو کے اختیارات استعمال کیا اور اسے روکا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کے جو قراردادیں ہیں یہ ساری کچھ آپ کے سامنے میں نے پچھلے 1.5 سال سے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی تک غزہ میں جو امپلیمنٹیشن تھی، یعنی اقوام متحدہ بالکل ایکسپوز ہو گیا کہ کس طریقے سے اس پر اجارہ داری ہے امریکہ کی، اور امریکہ جہاں چاہے گا وہی کرے گا، کوئی اور اس میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ تو یہ سچویشن ہے، اور اس سچویشن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ بے شک کئی بار ایسی چیزیں آتی ہیں، چلو لوگ کوششیں کرتے ہیں، کوششیں کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔